नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भारत के नए एचआर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं। इस वक्त बीजेपी के भीतर और आरएसएस के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है। खासकर मोदी सरकार के मंत्रालयों में बहुत कुछ चल रहा है। तो कहानी शुरू करने से पहले, ये रिपोर्ट शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना का जिक्र मैं करूंगा जो अभी हाल ही की है, इसी महीने की 3 जुलाई की दोपहर को दिल्ली के शास्त्री भवन से एक आदेश जारी हुआ। भाषा रूखी है, नौकरशाही की तरह ही सपाट। लिखा है प्रशासनिक आधार पर समय पूर्व प्रभाव से मुक्त किया जाता है। इस एक वाक्य के पीछे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर के 3 वरिष्ठ अफसर बाहर हो जाते हैं। कुछ घंटों में चौथा नाम जुड़ता है। एक ही दिन, एक ही दफ्तर, 4 कुर्सियां खाली। कोई कारण सार्वजनिक नहीं होता, न मंत्रालय बोलता है न मंत्री। लेकिन दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक सवाल तेजी से घूमने लगता है, इतनी सारी नियुक्तियां एक साथ बिना वजह आखिर क्यों? आज का सवाल किसी एक मंत्री, किसी एक अफसर या किसी एक दल से नहीं है। आज का सवाल उस अदृश्य आर्किटेक्चर से है जो ये तय करता है कि दिल्ली की नौकरशाही में कौन टिकेगा और कौन एक झटके में बाहर होगा। ठीक उसी हफ्ते कर्नाटक के बेलगावी में देश के सबसे बड़े वैचारिक संगठन की 3 दिवसीय महाबैठक शुरू हुई। ठीक उसी हफ्ते मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर में सत्तारूढ़ दल के भीतर टिकट को लेकर आग लग गई। खूब खबरें ट्रेंड में हैं। 3 घटनाएं एक हफ्ता, क्या ये महज इत्तेफाक है या ये उस बड़े ढांचे की झलक है जिसे कोई खुलकर बताना नहीं चाहता? इसमें अगर आप राम मंदिर का भी जोड़ लें तो एक पूरी क्रोनोलॉजी बनती है। बीजेपी को क्रोनोलॉजी पसंद है। कदम दर कदम खोलेंगे हम ये बात, और बिना किसी दल को विलेन बनाए सिर्फ सबूत के सहारे मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। और ये सिर्फ भाजपा संघ की बात बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक मंत्रालय की आंतरिक बात है तो जरा रुकिए, ठहरिए। यही वो पैटर्न है जो हर बड़े लोकतंत्र में तब दिखता है जब सत्ता और विचारधारा के बीच की जो लकीर है वो धुंधली पड़ जाती है। और ये पैटर्न भारत में अकेले किसी एक हफ्ते की बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी है। हर संस्थागत ढांचे की जड़ होती है जो सतह पर नहीं दिखती। भारत में ये जड़ 1925 तक जाती है, जब नागपुर में एक सांस्कृतिक वैचारिक संगठन की नींव रखी गई। 100 साल बाद 25-26 में वही संगठन अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, और उसी साल उसकी सबसे बड़ी संगठनात्मक बैठक में से एक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में हो रही है। लेकिन यहाँ असली सवाल इतिहास का नहीं बल्कि व्यवस्था का है। जब 14 के बाद केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो सिर्फ मंत्रिमंडल नहीं बदला, नौकरशाही की भर्ती और नियुक्ति का सांस्कृतिक व्याकरण भी धीरे धीरे बदलने लगा। ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव जैसे पद ये तकनीकी तौर पर सरकारी नियमों से भरे जाते, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह मंत्री की व्यक्तिगत पसंद और भरोसे का दायरा होता है। और भरोसे की परिभाषा में धीरे धीरे वैचारिक निकटता एक अनौपचारिक पैमाना बनती चली जा रही। और ऐसा राजनीतिक विश्लेषण जो करने वाले लोग हैं वो लंबे समय से कहते हैं, और ये अकेले किसी एक दल की कहानी नहीं है। भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कांग्रेस के लंबे शासनकाल में भी वफादारी और दरबारी निकटता नियुक्तियों का अनौपचारिक आधार रही। फर्क सिर्फ इतना है कि तब वैचारिक संगठन का नाम अलग था, नेटवर्क अलग था, भाषा अलग थी। यही वो एक पैटर्न है जिसका जिक्र मैं अपनी स्टोरी में अभी शुरू में कर रहा हूं। हमको जो दिखाई देता है इस पूरे खेल में वो ये कि भाई सरकारी आदेश आ गया है, फाइल नंबर आ गई, तारीख आ गई, लेकिन हमको जो नहीं दिखता वो अनकहा नेटवर्क जो तय करता है कि किसे भरोसे का दायरा मिलेगा और किसे बाहर होना पड़ेगा। हर संवैधानिक पद में आज की तारीख में ये हो रहा है। हर संवैधानिक पद में 27 और 28 जून को इसी कहानी का पहला संकेत मिला। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भोपाल के एक कार्यक्रम में अपने ही ढंग से इस अनकहे सच को सार्वजनिक कर देते हैं। वो व्यंग्यात्मक अंदाज में कहते हैं कि जब भी कोई अफसर उनसे मिलने आता है वो किसी न किसी रूप में संघ से अपने या अपने परिवार के जुड़ाव का जिक्र जरूर करता है। कोई कहता है बचपन में शाखा में जाता था, कोई कहता है कि पिता संघ से जुड़े थे। विजयवर्गीय खुद इसे चिंता का विषय बताते हैं। उनका कहना है कि संगठन का विस्तार अच्छी बात है, पर असली सवाल ये है कि क्या उतने ही अच्छे और सांस्कृतिक लोग भी बढ़ रहे हैं? हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊं कि देखो साहब मैंने भी पट्टी, मैंने भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के हो गए, हर अधिकारी संघ का हो गया। बहुत भीड़ हो गई है। इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है। संगठन बढ़ रहा है
कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है, पर अगर अच्छे इंसान नहीं होंगे तो इस विचारधारा का महत्व क्या है, इसके पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। ये बयान एक मंत्री की आत्मालोचना जैसा लगता है, लेकिन ये असल में एक व्यवस्थागत सच्चाई की खिड़की खोल देता है कि सत्ता के गलियारों में आज की तारीख में योग्यता के अलावा एक और अनकही परीक्षा चल रही है जिसे कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, पर हर अफसर उसे पास करने की कोशिश करता है। अब आते हैं उस मैकेनिज्म पर जहां ये अनकही परीक्षा असली फाइलों में तब्दील होती हुई दिखती है। 3 जुलाई को 2026 को, जिससे मैंने ये रिपोर्ट शुरू की, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी से 3 अलग अलग आदेश जारी हुए। पहला आदेश निजी सचिव अमर सिंह, जो 10 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी थे, उनको प्रशासनिक आधार पर उनके मूल कैडर यानी राजस्व विभाग वापस भेज दिया जाता है। दूसरा आदेश अतिरिक्त निजी सचिव शैलेश कुमार सिंह को विस्तारित शीतलन अवधि के प्रावधान के साथ समय पूर्व मूल कैडर में वापसी दे दी जाती है। और तीसरा आदेश अतिरिक्त निजी सचिव आयुष सरन की नियुक्ति ही तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाती है। और कुछ ही घंटों में एक चौथा नाम जुड़ता है, अतिरिक्त निजी सचिव सिद्धार्थ यादव का, जो सिर्फ 1 साल पहले 1 जुलाई 24 को इस भूमिका में नियुक्त हुए। 4 आदेश, एक ही दिन, एक ही दफ्तर। इन तीनों में से 3 अफसर वे थे जो भूपेंद्र यादव के साथ तब जुड़े थे जब वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संभालते थे, यानी ये टीम मंत्रालय बदलने के बाद भी उनके साथ बनी रही। और इन आदेशों की प्रतियां सिर्फ मंत्रालय तक सीमित नहीं रहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और कार्मिक विभाग तक भेजी गई। एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल की कॉपी आमतौर पर इतने ऊंचे दफ्तरों तक नहीं पहुंचती, और यही वो धागा आता है जो इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। मीडिया रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई, विशेष रूप से एक विश्लेषक जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग में आया, वो ये दावा करता है कि हटाए गए सिद्धार्थ यादव और मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच रिश्ता संघ के दिनों से चला आ रहा था। ये एक मीडिया का दावा है, कोई अदालती फैसला या जांच रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये दावा एक बड़े सवाल को हवा देता है और विजय वर्गीय की बात को जोड़ता है। अगर निकटता की बुनियाद वैचारिक जुड़ाव है तो हटाए जाने की बुनियाद क्या बनी? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक अनुशासन का मामला था या भरोसे के किसी दूसरे समीकरण के बिगड़ने का नतीजा था? आप जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया कि हटाए गए अफसरों पर निर्णय प्रक्रिया में सीमा से ज्यादा दखलंदाजी के आरोप, लेकिन यह दावा भी अब तक किसी सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक बयान से पुष्ट नहीं हुआ। यानी हमारे पास 2 समानांतर कहानियां हैं, एक जो कहती है कि ये सामान्य प्रशासनिक अनुशासन है, दूसरी जो कहती है ये किसी आंतरिक भरोसे के टूटने की कहानी। सच शायद दोनों के बीच कहीं है, और यही वो जगह है जहां पारदर्शिता की कमी सबसे ज्यादा चुभती है। ठीक इसी हफ्ते जब दिल्ली में एक प्रशासनिक भूचाल चल रहा था, कर्नाटक के बेलगावी में एक और महत्वपूर्ण घटना शुरू हो चुकी थी। आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 10 से 12 जुलाई तक ये चलने, सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में। हमें यहाँ साफ रहना होगा, किसी भी सार्वजनिक रिपोर्ट में ये सत्यापित नहीं हुआ कि इस बैठक के एजेंडे में अफसरों की नियुक्ति, हटाना या बीजेपी के टिकट वितरण जैसे विषय शामिल है। हम यहाँ कार्य कारण का दावा नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि ये तीनों घटनाएं, दिल्ली की प्रशासनिक सर्जरी, बेलगावी की संगठनात्मक महाबैठक और राज्यों में टिकट को लेकर मची उठापटक, एक ही कैलेंडर सप्ताह में घट। और ये समयगत निकटता ही है कि जो जनता के मन में सवाल खड़े कर रही है कि भले ही कोई सीधा दस्तावेजी सबूत अभी मौजूद ना हो, लेकिन कुछ तो कनेक्शन है। अब देखिए मध्य प्रदेश के दतिया की तस्वीर अभी जो बिल्कुल वायरल हुई, यहां बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। नतीजा, दतिया में बाजार बंद हो गए, हाईवे पर 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, रात भर प्रदर्शन हुआ, सुबह आंसू गैस, पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए और बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी का सामूहिक इस्तीफा हुआ। समर्थकों का कहना साफ था कि वो सिर्फ अपने दादा यानी नरोत्तम मिश्रा को जानते हैं, किसी बाहरी चेहरे को स्वीकार नहीं करेंगे। खबर यह भी है कि आंतरिक सर्वे में मिश्रा की जीत की संभावना कमजोर आंकी गई थी, इसलिए टॉप लीडरशिप ने यह फैसला लिया था। यह भी अभी दावा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और लगभग उसी समय पटना की बांकीपुर सीट पर एक अलग तरह की उठापटक होती है। भाजपा ने पहले युवा मोर्चा के नेता अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को टिकट दिया था, नामांकन भी हो गया उनका, लेकिन महज एक दिन बाद ही उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया और नाम वापस ले लिया। पार्टी ने तुरंत नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित कर दिया बांकीपुर में, और ये वो सीट है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। 3 अलग राज्य, 3 अलग स्तर,
केंद्रीय मंत्रालय, राज्य विधानसभा उपचुनाव और संगठनात्मक महाबैठक। लेकिन तीनों में एक साझा आपको सूत्र दिखता है। निर्णय ऊपर से लिए जाते हैं, कारण नीचे तक नहीं बताए जाते, और जिनका पत्ता कटता है उनकी प्रतिक्रिया या तो चुप्पी होती है या फिर वो सड़क पर उतरते हैं। यही वो पावर नेक्सस है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जहां वैचारिक निकटता, संगठनात्मक अनुशासन और चुनावी गणित आपस में इतने गुंदे हुए हैं कि किसी एक फैसले की असली वजह ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही अस्पष्टता खुद एक तरह की ताकत बन जाती है संघ की। यहाँ संघ के समर्थक क्या कहते हैं ये भी आप सुन लीजिए। उनका पहला तर्क वो ये है कि मंत्रियों के निजी स्टाफ में फेरबदल कोई असामान्य बात नहीं है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ओएसडी, निजी सचिव और अतिरिक्त निजी सचिव जैसे पद कैडर आधारित प्रतिनियुक्ति पर टिके होते हैं, और कैबिनेट फेरबदल से पहले ऐसे बदलाव अक्सर होते रहे। नए मंत्री अक्सर अपनी टीम खुद चुनते हैं। ये विश्लेषकों का एक मान्य तर्क है। यानी सिर्फ 4 अफसरों के हटने से ये निष्कर्ष निकालना कि ये वैचारिक शुद्धिकरण है, तार्किक रूप से जल्दबाजी हो सकती है। उनका एक तर्क ये भी है जो इस पूरी प्रक्रिया का समर्थन। दूसरा तर्क ये है कि पटरी से पटरी तक ले जाने वाला ये प्रश्न भी उठता है कि वफादारी आधारित नियुक्तियां किसी एक दल ये किसी एक विचारधारा की बपौती नहीं है। भारत के राजनीतिक इतिहास में हर दौर में, चाहे वो कांग्रेस का दरबार रहा हो या क्षेत्रीय दलों का जातीय पारिवारिक नेटवर्क रहा हो, जो निकटता और वफादारी है वो योग्यता के समानांतर एक भूमिका निभाती रही। दुनिया भर के लोकतंत्रों में भी पार्टी कार्यकर्ता आधारित नियुक्तियां एक सामान्य राजनीतिक व्यवहार रही। तो सवाल ये भी बनता है कि क्या ये सचमुच कोई नई या असाधारण घटना है या सिर्फ पुराने पैटर्न का एक नया अध्याय जो इस बार सुर्खियों में आ गया। लेकिन इन सभी प्रतिवादों के बावजूद एक तथ्य अपनी जगह कायम रहता है, और वो ये कि जब किसी डेमोक्रेसी में निर्णयों की वजह लगातार अपारदर्शी रहती है, तब जनता के पास अनुमान लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जब सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता की जगह अटकलें भरने लगती हैं, तो असली हार होती है संस्थागत भरोसे की, चाहे इसके पीछे कोई भी दल क्यों ना। सिस्टम तभी जवाबदेह बनेगा जब सवाल पूछने की आदत बनेगी, ना कि सिर्फ अटकल लगाने की। फलानी बैठक हो रही है, फलाने हटा दिए गए, और फर्जी खबरें चला के जो मीडिया पे एक माहौल बन रहा है। हम यहाँ किसी संगठन या किसी दल को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ इतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वैचारिक निकटता, प्रशासनिक अनुशासन और चुनावी गणित एक दूसरे में इतने घुल जाएं कि उनकी सीमाएं मिट जाएं, तब लोकतंत्र की असली परीक्षा शुरू होती है। और ये परीक्षा किसी एक हफ्ते की नहीं, हर उस दिन की है